पेपर सब कहते हैं कि काफी इजी आया था, पर क्या सबके अच्छे नंबर आते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि इजी क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। नीट 2025 के पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे, काफी ट्रिकी। क्वेश्चन दिखते सिंपल है बट एग्जामिनर उनको ट्विस्ट कर देता है और आप वहीं पे फंस जाते हैं। तो आज हम ट्राई करेंगे टू डिकोड द ट्रैप, ताकि आप 2026 के पेपर में ना फंस जाओ। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम बोथ बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। रूल काफी सिंपल है, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे इट्स योर ड्यूटी कि क्वेश्चन से पहले उसको पॉज करना है एंड यू हैव टू ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। और अगर गलत होता है तो टेंशन नहीं लेनी, आज सब क्लियर हो जाएगा। So question first is, which chromosome in the human genome has the highest number of genes? तो सबसे highest number of genes बेटा कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 1। कितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं? 2, 9, 6, 8 टोटल। अगर क्वेश्चन आए सबसे फ्यूएस्ट जीन्स कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, सो द आंसर विल बी क्रोमोसोम नंबर Y। क्रोमोसोम Y पे बेटा सबसे कम जीन्स प्रेजेंट होते हैं, कितने? 231 जीन्स। देखो एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन आई हुई है। अगर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखेंगे, सो ये 8th पॉइंट देखो, क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन्स 2968 एंड द Y हैज द फ्यूएस्ट 231। So question second is, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। स्पर्म के स्ट्रक्चर से, फंक्शन से बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, मैच करना है। तो सबसे फर्स्ट है हेड। हेड में हमें पता है स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या होंगे? पैटर्नल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। सो हेड किससे मैच हो जाएगा? जेनेटिक मटेरियल से। सो ए का 4 हमारे दो ऑप्शन में, तो थर्ड एंड फोर्थ हम यहीं से एलिमिनेट कर देते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से ही सोल्व हो जाते हैं। सेकंड है मिडल पीस। मिडल पीस में बेटा हमें पता है बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना। सो मिडल पीस किससे मैच हो जाएगा? एनर्जी से। सो बी का थर्ड दोनों में है अभी, तो आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा। सी एक्रोजोम। एक्रोजोम में हमें पता है बेटा हेड पे टिप पोर्शन जो होता है उसको एक्रोजोम बोलते हैं, और उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो ओवम की मेम्ब्रेन को डिसइंटीग्रेट करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। सो एक्रोजोम मैच हो जाएगा एंजाइम से। सो सी का फर्स्ट मिल गया। देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहां पे हो जाएगा, डी हमें देखना ही नहीं पड़ा। वैसे टेल क्या करती है? स्पर्म मोटिलिटी मूवमेंट में हेल्प करती है। एनसीईआरटी में ये पूरा स्पर्म का डायग्राम दिया हुआ है एंड एक एक लाइन लिखी हुई है जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय। बेटा ये क्वेश्चन पिछले साल बहुत बच्चों का गलत हुआ था, और एक बहुत छोटा सा डिफरेंस था जो बच्चे नहीं कर पाए थे। तो देखते हैं, कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय ए नोडल टिश्यू। यस बेटा, हार्ट के अंदर ही कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स होती है जिससे हार्ट की एक्टिविटीज रेगुलेट की जाती है, इसलिए हम हार्ट को मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं क्योंकि वो ऑटो रेगुलेटेड है। सो ये स्टेटमेंट ए ठीक है। A special neural center in the medulla oblongata। yes बेटा, मेड्यूला में कार्डियक सेंटर होता है जो हार्ट की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, तो ये भी ठीक है। सी एंड डी में देखो, सी और डी में कंफ्यूजन हुआ था बच्चों को। सी इज एड्रीनल मेडुलरी हॉर्मोन्स एंड डी इज एड्रीनल कॉर्टिकल हॉर्मोन्स। सो बेटा कॉर्टिकल हॉर्मोन्स नहीं करते हैं। कॉर्टिकल हॉर्मोन्स हमारे क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन, ये सब है। तो ये हार्ट की एक्टिविटीज को रेगुलेट नहीं करेंगे। मेड्यूला से जो हार्मोन रिलीज होते हैं दैट इज एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, ये हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, ये हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज कर देते हैं। सो यहां आएगा एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन। ए, बी एंड सी ओनली इज द आंसर। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स। बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, प्रेगनेंसी वाले पार्ट से आया हुआ है। सो देखते हैं,
In human pregnancy, the major organ systems are formed at the end of the 12 weeks. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा. जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर फॉर्म हो जाते हैं. फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 3 मंथ्स, इसलिए ही बोला जाता है कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा है, मेजर जो ऑर्गन्स है वो फॉर्म्ड हो रहे हैं. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ द 8 वीक्स. नहीं, गलत है. अभी हमने देखा 12 वीक्स में बनते हैं, 8 वीक्स में नहीं बनते. सी, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ जेस्टेशन. करेक्ट है बेटा. बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ हार्ट फॉर्म हो जाता है. सो ग्रोइंग फीटस को हम कैसे देख सकते हैं, स्टेथोस्कोप से उसकी हार्ट बीट को सुन के. नेक्स्ट, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ. करेक्ट है बेटा. एनसीईआरटी में पूरी लाइन लिखी हुई है एग्जैक्ट ये. ई, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द 5th मंथ. यस करेक्ट है. 5th मंथ में क्या होता है बेटा, फर्स्ट मूवमेंट बच्चे की ऑब्जर्व की जाती है एंड हेयर ग्रोथ भी उसी टाइम पे होती है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. सो कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, ए, सी, डी एंड ई. ए, सी, डी एंड डी, ऑप्शन 4th इज द करेक्ट आंसर. देखो अब एनसीईआरटी में देखो बिल्कुल बेटा लाइन टू लाइन दिया हुआ है. In human beings, after 1 month of pregnancy, the embryo heart is formed. By the end of the 2nd month of pregnancy, the fetus develop limbs and digits. By the end of the 12 weeks, first trimester, most of the major organ systems are formed. So exact बेटा statements NCERT की लाइन से, इसलिए ही बोलती हूँ कि NCERT आपको लाइन टू लाइन पढ़ के जानी है. Okay, next question. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट. देखो फिर से बायोटेक से क्वेश्चन आया. सो थर्ड क्वेश्चन ये हम बायोटेक से कर रहे हैं. सो बायोटेक एक इंपॉर्टेंट यूनिट है. Given below are 2 statements. Statement 1, the DNA fragments extracted from the gel electrophoresis can be used in construction of recombinant DNA. Yes बेटा करेक्ट है. recombinant DNA बनाने से पहले हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं, साइज वाइज उसको सेपरेट कर लेते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्मॉलर साइज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड नियर एनोड व्हाइल लार्जर फ्रेगमेंट्स आर फाउंड नियर द वेल्स इन एन एगर रोज जेल. यस बेटा देखो एनोड कौन सा चार्ज होता है, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज. ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और हमारा जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है. तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा. तो जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज के डीएनए है वो हमें एनोड की साइड मिलेंगे और जो लार्जेस्ट डीएनए है वो हमें कैथोड की साइड मिलेगा, यानी कि जहां पे हमारे वेल्स है वहां पे हमें मिलेगा. सो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग. बेटा फिर से देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आया है. कंपैरिजन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के कंपैरिजन से ये क्वेश्चन आया हुआ है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल गैमेटोजेनेसिस. करेक्ट स्टेटमेंट. देखो सबसे पहले बेटा पता होना चाहिए रिडक्टिव डिवीजन क्या होता है. रिडक्टिव डिवीजन, मियोसिस 1 इज आर रिडक्टिव डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं. माइटोसिस एंड मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, बस सेल खुद को डिवाइड कर लेता है. सो मियोसिस 1 हमें पता है ह्यूमन फीमेल की बेटा वूम्ब में ही स्टार्ट हो जाती है, बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है. लेकिन अगर हम मेल्स में देखें, मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है, आफ्टर 10 to 12 एज स्टार्ट होती है. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट बी ऑप्शन, द गैप बिटवीन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड द सेकेंड मियोटिक डिवीजन is much shorter for males compared to females. yes correct statement है. देखो मेल्स में बेटा मियोसिस 1 जैसे ही खत्म हुई वैसे ही मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी, तो वो कॉन्टिन्यूअस हो रही है. बट अगर हम फीमेल्स में देखें तो मियोसिस 1 बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो गई एंड मियोसिस 2 आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर बर्थ के बाद जब प्यूबर्टी आती है तब स्टार्ट होगी. सो कितना लॉन्ग ड्यूरेशन वहां पे हो गया और मेल्स का शॉर्ट ड्यूरेशन है. सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सी ऑप्शन, द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी oocyte. नहीं, प्राइमरी oocyte के साथ फर्स्ट पोलर बॉडी नहीं बनती है. फर्स्ट पोलर बॉडी बेटा जब प्राइमरी oocyte डिवाइड करेगा, डिवाइड होकर सेकेंडरी oocyte बनाएगा एंड फर्स्ट
पोलर बॉडी बनाएगा। सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। इससे बेटा एक क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर करना कि पोलर बॉडी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पोलर बॉडी फॉर्मेशन हो रही है, बाद में जब जाके वो डिसइंटीग्रेट हो रही है, डीजेनरेट हो रही है, तो वो क्यों बनी है, आंसर करना ये कमेंट में। फोर्थ ऑप्शन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH सर्ज लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। नहीं बेटा, LH सर्ज के टाइम पे क्या होता है, जैसे ही 14th डे पे हमें पता है ओव्यूलेशन हो जाती है, एग रिलीज हो जाता है ओवरी से, उससे जस्ट थोड़ी सी पहले 13th डे पे LH सर्ज आता है। LH सर्ज की वजह से ही ओव्यूलेशन होती है, तो LH सर्ज ओव्यूलेशन कराता है, एंडोमेट्रियम को ब्रेक नहीं करता है। सो ये गलत स्टेटमेंट है। करेक्ट हमारी हो गई A, B एंड ओनली A एंड B। सो A एंड B आर ट्रू। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो बेटा, एनसीईआरटी में आपको दोनों का डिफरेंस कंपैरिजन फॉर्म में दिखाया हुआ है। सो एनसीईआरटी से ध्यान से कर लेना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे बेटा लिस्ट 1 में आपको ऑर्गन्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में हॉर्मोन्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें बताना कौन से ऑर्गन से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। फर्स्ट, हार्ट। हार्ट से बेटा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर यानी कि ANF। ANF क्या करता है बेटा, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगता है तो हार्ट ANF रिलीज करता है, उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब डिक्रीज कैसे होता है, ANF क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स है उनको डायलेट कर देता है। अगर ब्लड वेसल डायलेट करेगी, उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होती है प्रेशर डाउन चला जाता है। ये आपको पता होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। सो ANF ने ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर दिया। यस, किडनी। किडनी बेटा एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, एरिथ्रोपोइसिस करवाता है। एरिथ्रोपोइसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो जब तक किडनी से एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होगा, आरबीसी फॉर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से बेटा सिक्रीटिन रिलीज होता है। सिक्रीटिन इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, जो कहां से रिलीज होता है, ड्यूडेनम से रिलीज होता है। नेक्स्ट, एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स बेटा एल्डोस्टेरोन रिलीज कराएगा, जो हमारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है। सो मैच कर ले, ए का थर्ड ओनली इसी में दिया हुआ है। देखो, अगर आपको एक हार्ट का पता होगा, उसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो एनसीईआरटी में देखते हैं बेटा, एग्जैक्ट एक एक लाइन आपको यहां पे बताई हुई है। सी, a very important peptide hormone that is atrial natriuretic factor which decreases blood pressure। कहां से रिलीज हुआ, हार्ट से रिलीज हुआ। नेक्स्ट देखो सिक्रीटिन वाला, सिक्रीटिन एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पेनक्रियाज, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ये रिलीज हुआ। तो सारे हॉर्मोन्स आपको यहां पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Consider the following statements regarding function of the adrenal medullary hormones। बेटा फिर से हॉर्मोन्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है। सो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले बताओ मेरे को, एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन से कौन कौन से एंजाइम्स हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। दो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को बेटा हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। जब भी कोई इमरजेंसी आएगी तो ये दोनों हार्मोन्स हमारी बॉडी से रिलीज होंगे। अब ये करते क्या है, फर्स्ट इट कॉजेज प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन। गलत है बेटा, देखो यहीं पे एक वर्ड इन्होंने चेंज कर दिया है, जिससे पूरी स्टेटमेंट गलत हो गई है। प्यूपिल को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कराते हैं, डायलेट कराते हैं। सो अगर ऑप्शन होता इट कॉजेज प्यूपिलरी डायलेशन, तब ये ठीक होता, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होती है। सो गलत हो गया। इट इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। करेक्ट है बेटा, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन क्या होता है, यानी कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। बेटा एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को ब्रेक करवाते हैं। ग्लाइकोजन ब्रेक होके ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज की प्रोडक्शन ब्लड में इंक्रीज होगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपरग्लाइसेमिक। तो ये करेक्ट है। इट कॉजेज पाइलो इरेक्शन। यस बेटा, पाइलो इरेक्शन मतलब हमारे हेयर्स खड़े हो जाते हैं, हाथ के हेयर खड़े हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे पाइलो इरेक्शन। जब डर जाते हो तब होता है ये। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन।
थोड़ी देर पहले बेटा एक क्वेश्चन किया था जिसमें पूछा गया था कि जो हार्ट की एक्टिविटीज है वो एड्रीनल मेडुला रेगुलेट करता है या एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो देखो यहाँ पे एड्रीनल मेडुला में दिया हुआ है इट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, यस करेक्ट है। सो ऑप्शन हमारे ए गलत है, बी सी एंड डी ऑप्शन ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why can't insulin be given orally to the diabetic patient? बेटा हमें पता है इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन है, तो अगर हम उसको ओरली कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे गट में जाएगा, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा और वो डाइजेस्ट हो जाएगा। वहां पे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर देगी, इसलिए हम उसको ओरली नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन सेकंड, इट विल बी डाइजेस्टेड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following hormones released from the pituitary is actually synthesized in the hypothalamus? बेटा हमें पता है पिट्यूटरी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंटीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में 2 हॉर्मोन्स स्टोर किए जाते हैं। कौन कौन से हॉर्मोन्स है? फर्स्ट इज ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड इज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बेटा ये एक्चुअल में सिंथेसाइज्ड हाइपोथैलेमस कर रहा है। देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी निकम्मा है, वो कुछ नहीं करता, वो कोई काम नहीं करता, उसके लिए काम करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दोनों हार्मोन्स बनाएगा और किसको भेज देगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भेज देगा। सो आंसर इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंथेसाइज्ड नहीं करता है, ये हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूरोहाइपोफाइसिस आल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स एंड रिलीज 2 हॉर्मोन्स कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को ही बेटा हम ADH बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। देखो इस लाइन से क्वेश्चन उठ के आ गया है। नेक्स्ट, in frog the renal portal system is a special venous connection that acts to link। बेटा 2025 में 3 से 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट फ्रॉग वाले टॉपिक से आए थे, तो वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको करना है। रीनल पोर्टल सिस्टम में बेटा कौन कौन लिंक होते हैं? किडनी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। किडनी और लोअर पार्ट, अगर देखो रीनल का मतलब ही क्या होता है? किडनी, और रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है? किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कनेक्ट किए जाते हैं। अगर यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आपको दे देते तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में बेटा हमारा लिवर और इंटेस्टाइन कनेक्टेड होते हैं। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में लिवर एंड इंटेस्टाइन, रीनल पोर्टल सिस्टम में किडनी एंड द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एग्जैक्ट लाइन दी हुई है बेटा, देखो special venous connection between the liver and intestine as well as the kidney and the lower part of the body are present in the frog. The former is called hepatic portal system and the later is called renal portal system. तो दोनों portal system आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखो फ्रॉग वाला क्वेश्चन आया है। फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी। बेटा देखो यहीं पे गलत हो गया है। फ्रॉग वाटर में सिर्फ स्किन से रेस्पायर करता है, बक्कल कैविटी से रेस्पायर नहीं करता है। स्किन से कैसे करेगा? वाटर में बेटा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, तो वो स्किन के थ्रू डिफ्यूज हो जाती है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से यहाँ पे रेस्पिरेशन होगी। एंड ऑन लैंड बाय स्किन, बक्कल कैविटी एंड लंग्स। यस, लैंड में बेटा तीनों से कर सकता है, वो स्किन से भी कर सकता है, बक्कल कैविटी से भी कर सकता है एंड लंग्स से भी कर सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लैंड बट फॉल्स फॉर वाटर। सो दिस आंसर, द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड। ये भी देखो पूरा एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन ये दिया हुआ है। Next question. Twins are born to a family that lives next door to you. The twins are a baby boy and girl. Which of the following must be true? बेटा देखो सबसे पहले हमें देखना है जेंडर सेम है, एक बॉय है एक गर्ल है, तो क्या मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेम जेंडर हो सकता है? नहीं हो सकता है कभी भी। क्यों? क्योंकि बेटा मोनोजाइगोटिक ट्विंस एक ही जाइगोट जब ब्रेक हो जाता है
तब फॉर्म होते हैं, तो उनका हमेशा सेम जेंडर होगा, या तो दोनों गर्ल होगी या दोनों बॉय होंगे। सो यहाँ पे डिफरेंट जेंडर है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो ही नहीं सकते हैं। ये बेटा कौन से ट्विंस होंगे? फ्रेटर्नल ट्विंस होंगे, यानी कि डाइजाइगोटिक ट्विंस होंगे, डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। फिर से बेटा आपके हार्मोन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है, बट ये देखो ह्यूमन यहाँ पे मिक्स करके दे दिया है। प्रोजेस्टेरोन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कहां से रिलीज होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है। और इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन सा हार्मोन करता है बताओ? एलएच हार्मोन मेंटेन करता है। जब तक एलएच रहेगा बेटा कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। जैसे ही एलएच खत्म हुआ कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हुआ तो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना बंद हो जाएगा, और प्रोजेस्टेरोन जैसे ही कम हुआ हमारी एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। रिलैक्सिन, रिलैक्सिन बेटा कहां से रिलीज होता है? ओवरी से रिलीज होता है। याद रखना है रिलैक्सिन बेटा एक ऐसा हार्मोन है जो ओनली प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होता है। ये ड्यूरिंग पार्चुरेशन क्या करेगा? प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कर देता है और बेबी की इजी डिलीवरी में हेल्प करता है। नेक्स्ट, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से रिलीज होता है? पार्स इंटरमीडिया, यानी कि जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी है हमारा, वहां से एक ही हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज एमएसएच। नेक्स्ट, कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स हम बेटा किसको बोलते हैं? एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन को बोला जाता है। तो ये कहां से रिलीज हुए? एड्रीनल मेड्यूला। तो देखो एड्रीनल वाले ग्लैंड से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मेड्यूला के भी हार्मोन और कॉर्टेक्स के भी हार्मोन आपको बहुत ध्यान से करने हैं। सो मैच करते हैं ए का 4, ए का 4, ए का 4, B2, 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 C1, C1. Option 1 is correct answer. Everyone, let's start solving some questions from botany. देखते हैं बॉटनी से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मोस्टली यहाँ पर असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, ट्रू है, करेक्ट है, ये क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमें समझ भी आनी चाहिए और पता भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द असर्शन स्टेटमेंट। Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. सही बात है, ये नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करते। इनको क्यों जरूरत है रिवॉर्ड्स प्रोड्यूस करने की जब इन्हें अट्रैक्ट ही नहीं करना किसी पॉलिनेटर को? सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। रीजन देखें, रीजन कह रहा है द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्यों? पॉलिनेशन बच्चे एक चांस इवेंट होता है, और चांसेस कब इंप्रूव होंगे? जब बहुत ज्यादा मेल गैमीट्स पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे। सो यस, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट क्या दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है? असर्शन रीजन क्वेश्चन सॉल्व करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूं। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो इनके बीच में लगाना है हमने बिकॉज। सो विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स कलरफुल फ्लावर्स नहीं बनाते, नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करते क्योंकि बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन बन रहे हैं। इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। सो बिकॉज डज नॉट मेक सेंस। इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं असर्शन रीजन के। लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन अ फ्लोरल फॉर्मूला सर्कल के अंदर प्लस स्टैंड्स फॉर जाइगोमॉर्फिक यानी बायलैटरल सिमेट्री। अब देखो सिंबल से हमें समझ में आना चाहिए। सिंबल क्या बना है? प्लस का, यानी कितने भी प्लेन पास कर रहे हो सेंटर ऑफ द फ्लावर से इक्वल हाफ में फ्लावर डिवाइड होगा, यानी ये सिंबल है एक्टिनोमॉर्फिक का। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री या जिसको सिंपल शब्दों में रेडियल सिमेट्री भी बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 2 देखो एक बार। इन अ फ्लोरल फॉर्मूला प्लस इनसाइड अ सर्कल स्टैंड्स फॉर एक्टिनोमॉर्फिक। सही बात है, हमने अभी देखा। एंड G अंडरलाइन स्टैंड्स फॉर सुपीरियर ओवरी। ये बात भी सही है, यानी हाइपोगाइनस फ्लावर रिप्रेजेंट कर रहा है। सो स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू। कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट है यहां पर। लेट्स ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब आया है प्लांट हार्मोन से, एंड ट्रस्ट मी
प्लांट हार्मोन जितने डिफिकल्ट लगते हैं याद करने के लिए उतना मैं आपकी एक हेल्प करती हूँ. प्लांट हार्मोन्स का एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जैक्ट लाइन से लाइन आएगा. फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स यानी प्लांट हार्मोन्स प्रमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन यानी न्यूट्रिएंट्स को मूव कराता है, विच हेल्प्स इन द डिलेइंग ऑफ लीव सेनेसेंस, लीव को बूढ़ा होने से बचाता है बट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करा के. अब यहाँ कंफ्यूजन आ सकती है कि ऑक्सिन भी आंसर हो सकता है, साइटोकाइनिन भी आंसर हो सकता है, बट एनसीईआरटी क्लियरली मेंशंस कि न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन एक ही हार्मोन कराता है एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी साइटोकाइनिन. लुक एट द एनसीईआरटी लाइंस, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये. दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन which helps in delay of leaf senescence. तो आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन. और ऐसे ही हर क्वेश्चन आएगा फाइटो हार्मोन से. सो वी शुड बी वेरी क्लियर विद द एनसीईआरटी लाइंस. लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन यहाँ पर, और ये क्वेश्चन लाइफ साइकिल से आया है. 2 क्वेश्चन आए थे 2025 में लाइफ साइकिल फ्रॉम प्लांट डिविजन से. एक आया था टेरिडोफाइट से, एक आया था ब्रायोफाइट से. अब अगर तुमने एनसीईआरटी लाइंस पढ़ भी लिए, समझ बिल्कुल नहीं आया है, तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे. So let's try to decode how to answer these questions. Given below are the stages in the life cycle of pteridophytes. Arrange the following stages in the correct sequence. अब ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें लाइफ साइकिल पता होना चाहिए अच्छे से. So टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल कैसा होता है? टेरिडोफाइट के केस में मेन प्लांट बॉडी बनी होती है स्पोरोफाइट की, यानी डिप्लॉइड. ये बनाते हैं स्पोर्स. स्पोर्स बनाते हैं हमारा गैमेटोफाइट विच इज कॉल्ड एज प्रोथैलस. द हार्ट शेप इंडिपेंडेंट प्रोथैलस. यही प्रोथैलस आगे जाके मेल एंथेरोजॉइड बनाता है यानी मेल गैमीट बनाता है, एंथेरोजॉइड, एंड बनाता है फीमेल आर्किगोनिया जिसके अंदर फीमेल गैमीट्स होती हैं. और वाटर के थ्रू मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट और डिप्लॉइड जाइगोट. यही डिप्लॉइड जाइगोट आगे जाके स्पोरोफाइट बनाता है. दिस इज अ वेरी शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइट. करेक्ट है? क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन हमें अरेंज करना है सबको करेक्ट ऑर्डर में. पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्रोथैलस स्टेज, दैट इज गैमेटोफाइट स्टेज. सेकंड, मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स, वो यहां पर होगा जब स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है. स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स. ठीक है. देन फर्टिलाइजेशन वो यहां पर आ गया. फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथेरिडिया, ये प्रोथैलस स्टेज में ही होता है. एंड ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइड टू द आर्किगोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये होगा जब एक बार आर्किगोनिया एंथेरिडिया बन गए. तो अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर. सबसे पहले आएगा हमारा मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, नेक्स्ट प्रोथैलस स्टेज फॉर्मेशन, नेक्स्ट एंथेरोजॉइड और आर्किगोनिया का बनना, नेक्स्ट वाटर के थ्रू एंथेरोजॉइड का ट्रांसफर होना, एंड फाइनली फर्टिलाइजेशन. सो द करेक्ट अरेंजमेंट वुड बी BADEC. अगेन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, टू अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल. ये लाइफ साइकिल ही समझ नहीं है कि गैमेटोफाइट क्या बनाता है, स्पोरोफाइट क्या बनाता है, तो डिफिकल्टी हो सकती है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन. नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा ऑर्गेनिज्म नहीं करता है? अब ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है. बॉटनी में एग्जाम्पल्स भर भर के आते हैं और हमें अच्छे से पता होना चाहिए. अजोटोबैक्टर और एनाबीना की अगर मैं बात करूं, ये इंडिपेंडेंटली नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, फ्री लिविंग होते हैं. दे आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया. सो ये दोनों करते हैं, ये आंसर नहीं हो सकते. नेक्स्ट, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, ये क्या होते हैं दोनों? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे. और हमें अच्छे से जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया अपने हेटेरोसिस सेल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. तो बचा कौन? बचा हमारा
वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो है ये होते हैं ग्रीन एल्गे। और क्या ग्रीन एल्गे करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन? बिल्कुल भी नहीं। हेंस ओनली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, फॉल्स पूछा है। सो स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। अब ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, इनके डिफरेंसेस, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, इनके डिफरेंसेस हमें अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सो लेट्स रीड द ऑप्शंस एंड ट्राई टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहला कह रहा है हाइपोडर्मिस इज पैरेन्काइमेटस। ये ही गलत है। हाइपोडर्मिस कैसा है? स्क्लेरेन्काइमेटस। स्क्लेरेन्काइमा के सेल से बना ताकि उसको अच्छा खासा शेप एंड स्ट्रक्चर मिले। तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, ये मोनोकॉट स्टेम का स्पेशलाइज्ड फीचर होता है। डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स रिंग बनाते हैं, जबकि वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन मोनोकॉट स्टेम। वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, यानी डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। सही बात है। एंड दे आर क्लोज, मतलब कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट ही नहीं है जाइलम फ्लोएम के बीच में। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकॉट स्टेम का। तो व्हाट इज द ओनली नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है? ऑप्शन 1। ये अच्छे से हम एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। यहां पर मोनोकॉट स्टेम हैज अ स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन आया। There's one more question जो कि लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट से पूछा गया है। अगेन बच्चे, लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, हमें ये पता है गैमीटोफाइट क्या बना रहा है, स्पोरोफाइट क्या बना रहा है, तो ही ऐसे क्वेश्चंस निकलेंगे। सो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स दिस टाइम। अब ब्रायोफाइट्स में हमें पता है मेन प्लांट बॉडी जो है गैमीटोफाइट होती है, यानी मेन प्लांट बॉडी क्या है? हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड गैमीटोफाइट बनाते हैं मेल एंथेरिडिया, जो कि बनाएंगे मेल गैमीट्स, बायफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड्स, एंड यही बनाते हैं फीमेल आर्किगोनिया, जो कि बनाएंगे फीमेल गैमीट एग सेल। अब वाटर के थ्रू एंथेरोजोइड एग सेल के पास जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और बन जाएगा हमारा डिप्लॉइड जाइगोट। एक बार ये डिप्लॉइड जाइगोट बना, यही जाइगोट आगे जाके बनाएगा स्पोरोफाइट। एंड स्पोरोफाइट में हमें पता है स्पोर मदर सेल्स हैं, जो कि मियोसिस अंडरगो करेंगे, रिडक्शन डिवीजन अंडरगो करेंगे टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स, और यही स्पोर्स ग्रो करके गैमीटोफाइट बना देंगे। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब इनको हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले फ्यूजन ऑफ एंथेरोजोइड विद एग, वो यहां पर आ जाएगा। अटैचमेंट ऑफ गैमीटोफाइट टू सबस्ट्रेटम, गैमीटोफाइट राइजोइड्स के थ्रू सबस्ट्रेटम पे लगे हुए होते हैं। रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स, वो यहां पर हो गया स्पोरोफाइट में। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट एंड रिलीज ऑफ एंथेरोजोइड इनटू वाटर। सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा यहां पर? गैमीटोफाइट का अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। उसके बाद एंथेरोजोइड एंड एग सेल बनेंगे, इनका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से बनेगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट अंडरगो करेगा मियोसिस। सो इसे ही हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। एंड द करेक्ट आंसर वुड बी बी, ई, ए, डी एंड सी। सबसे पहले अटैचमेंट ऑफ गैमीटोफाइट, देन रिलीज ऑफ एंथेरोजोइड इन वाटर, देन फ्यूजन ऑफ एंथेरोजोइड विद एग यानी फर्टिलाइजेशन, फाइनली विल टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट एंड इसी में रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म द स्पोर्स। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ये लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस इजी लगेंगे बॉटनी में, अदरवाइज सब लगेगा अरे ये तो टफ क्वेश्चन है, नहीं हो रहा है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगेन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। अब देखो सारे सीसी वाले टर्म्स दिए हुए हैं, सेंट्रोमियर, सीलियम, क्रिस्टे, सेल मेम्ब्रेन। यहां पर और भी कंफ्यूज करने के लिए सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल दे सकते थे। सेंट्रोमियर क्या होता है? क्रोमोसोम के सेंटर पे जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन लगा होता है। क्या काम है सेंट्रोमियर का? इसके पास काइनेटोकोर है, स्पिंडल फाइबर से अटैच करता है। सो बेसिकली इट विल हेल्प इन सेल डिवीजन। सीलियम की बात करें, सीलियम हो गए, फ्लैजिला हो गए, ये साइटोस्केलेटन के पार्ट होते हैं। सो यूकैरियोट्स में ये सेल मूवमेंट कराते हैं। क्रिस्टे क्या होते हैं?
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं उनको हमने बोला क्रिस्टे। तो क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, सी का 1। एंड फाइनली वी हैव सेल मेम्ब्रेन, ये बना होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का, लिपिड बाइलेयर का बना होता है। सो लेट्स डू मैच द फॉलोइंग, सेंट्रोमियर 2, सो हमारा ए का 2 हो गया। देयर इज ओनली वन ऑप्शन दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट, ऑप्शन 4। तो मैच द फॉलोइंग में स्मार्टली एंड करेक्टली ऑप्शन चूज करोगे तो काफी जल्दी सही आंसर आ सकता है। यू कैन मैच अदर्स ऑल्सो, देयर इज B3, C1 एंड D4। ऑप्शन 4 ही करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन। मैं कह रही हूं बॉटनी में बहुत असर्शन रीजन आते हैं। असर्शन, अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक, यानी फीमेल गैमेटोफाइट की बात हो रही है। एट मैच्योरिटीज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल, सही बात है। ऊपर के 3 एंटीपोडल्स, नीचे की 3 एग apparatus के सेल एंड सेंटर का सेंट्रल सेल, 7 सेल्स हो गए। ऐसी 3 एंटीपोडल न्यूक्लियस, 3 एग apparatus के न्यूक्लियस एंड सेंटर के 2 पोलर न्यूक्लियाई। सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। रीजन का स्टेटमेंट पढ़ना जरा, एग apparatus हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, एब्सोल्युटली फॉल्स। किसके पास होते 2 पोलर न्यूक्लियाई? सेंट्रल सेल। So assertion true, reason false, हमारे लिए काफी आसान हो गया आंसर करना। Assertion is true, reason is false, option 3 is the correct answer. हमेशा ये ऑप्शंस भी जरा ध्यान से पढ़ना, कई बार इंटरचेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, which of the following are the post transcriptional events in a eukaryotic cell? एक बार ट्रांसक्रिप्शन हो गया, उसके बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं यूकैरियोट्स में? सो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम गिवन इन द एनसीईआरटी। क्या क्या चेंजेस होते हैं यहाँ पर? एक होता है कैपिंग, जहां पर 5 प्राइम एंड ऑफ द एचएनआरएनए पे MGPP लग जाता है, दैट इज मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, अ वेरी अनयूजुअल बेस। इसको कैप कहते हैं, इसलिए प्रोसेस को कैपिंग कहा जाता है। देयर इज आल्सो समथिंग हैपनिंग कॉल्ड एज आरएनए स्प्लाइसिंग, जिसमें नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं एंड द कोडिंग एक्सॉन्स दे आर जॉइंड टुगेदर। सो सारे ऑरेंज इंट्रॉन्स निकल गए and the yellow exons, they are joined together. This step is called as splicing. Finally हमारे पास है polyadenylation, जिसको tailing step भी बोलते हैं, जिसमें now to convert HNRNA to mature mRNA 3 प्राइम एंड पे हमें बहुत सारे almost 200 रेजिड्यूज ऑफ एडेनिन ऐड कर देने हैं। बढ़िया, ये सब हो रहा है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में। सो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग से पहले साइटोप्लाज्म में शिफ्ट हो जाता है? नहीं, स्प्लाइसिंग न्यूक्लियस में होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन, ये सही बात है। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, यस, मिथाइल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, ये 5 प्राइम एंड ऑफ द एचएनआरएनए पे हो रहा है, तो स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। एडिशन ऑफ एडेनिन रेजिड्यूज एट द 3 प्राइम एंड, जिसको हमने पॉलीएडेनाइलेशन बोला, ट्रू। बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, कहीं पर कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ज्वाइन हो रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। सो व्हाट आर द ओनली ट्रू स्टेटमेंट्स? बी, सी एंड डी। करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 2। सो रीड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट केयरफुली लाइक अ चाइल्ड, अंडरलाइन एवरी लाइन, एवरी वर्ड, तभी अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हमें क्या आंसर करना है। नेक्स्ट, each of the following characteristic represent a kingdom proposed by Whittaker. Arrange the following in increasing order of complexity, यानी simple kingdom से complex kingdom में जाना है। First statement, multicellular heterotroph with cell wall made of chitin. Chitin से पढ़ के सबसे पहली चीज जो आनी चाहिए दिमाग में, we are talking about kingdom fungi. Heterotrophs with tissue organ system level of body organization. organ system किस में होते हैं? सिर्फ एनिमल्स में होते हैं। प्लांट्स में मिलते हैं ऑर्गन सिस्टम्स? नहीं। प्रोकैरियोट्स विथ सेल वॉल, प्रोकैरियोट्स का एक ही किंगडम है हमारे पास एंड दैट इज मोनेरा। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स। यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स कौन से हो गए? किंगडम प्लांटे। फाइनली यूकैरियोट्स विथ सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या आंसर हो गया? सेलुलर एसिफ।
टिश्यूज नहीं है यहाँ पर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स, दैट इज गोइंग टू बी किंगडम प्रोटिस्टा. तो इसको सही ऑर्डर में अरेंज करते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ. तो वी हैव मोनेरा, देन कॉम्प्लेक्स प्रोटिस्टा, देन वी हैव फंजाई, प्लांटे, एंड फाइनली एनिमिलिया. तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? मोनेरा सी, विल स्टार्ट विथ सी. नेक्स्ट विल मूव विथ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा इज ई. नेक्स्ट विल मूव विथ फंजाई, फंजाई क्या है? ऑप्शन ए. नेक्स्ट वी आर हैविंग प्लांटे, प्लांटे ऑप्शन डी. And then finally Animalia option B. So the correct answer is option 2. That is the correct increasing order में arrangement इनका. Next again assertion reason, बहुत सारे assertion reason questions हैं. The primary function of Golgi apparatus is to package. इसको post office of the cell भी बोला जाता है. So yes, Golgi apparatus का function packaging में होता है. Package the materials made by the ER, endoplasmic reticulum, and deliver it to intracellular targets or to outside the cell. Any idea कौन है intracellular target? Reason कह रहे हैं vesicles containing materials made by the ER fuse with the cis face of the Golgi apparatus and they are modified and finally released from the trans face of the Golgi apparatus. दोनों statements as it is NCERT में दिए हुए हैं जब Golgi apparatus के functions explain करे जा रहे थे. तो both the statements are absolutely true. इसमें कोई डाउट नहीं है हमें. और मैंने क्या बोला था? स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो हाउ विल यू चेक रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं? यू विल यूज बिकॉज. तो Golgi apparatus का काम पैकेजिंग में है जो भी ER बना रहा है, बिकॉज वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल फ्रॉम द ER फ्यूज विद द cis end and the modified material is released from the trans end. So because makes absolute sense here. So assertion भी true है, reason भी true है, and reason is the correct explanation of the assertion. Option 1 is the correct answer. Easy peasy. ये ट्रिक जरूर यूज करना जब भी assertion reason के क्वेश्चन सॉल्व करोगे. नेक्स्ट आ गया पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन, एंड आई विल वॉर्न यू 2026 में भी आएगा एक क्वेश्चन पेडिग्री एनालिसिस से. सबसे पहले तो हमें ये देखना है ये जो हमें दिया हुआ है पेडिग्री, ये कौन सा डिजीज दिखा रहा है. देर इज F0 जनरेशन में देर इज अनअफेक्टेड मेल मैरिंग अनअफेक्टेड फीमेल. इनके बन रहे 2 बच्चे, 2 लड़कियां, 2 डॉटर्स, जो कि दोनों कैरियर हैं. एंड फाइनली यहां पर अगर हम देखें फर्स्ट कपल में अगर हम देखें कैरियर फीमेल मैरिज एन अनअफेक्टेड मेल, जिससे बन रहे हैं 2 डॉटर्स जो कि दोनों कैरियर है. एंड देन जो सेकेंड डॉटर है शी इज हैविंग अ कंसैंग्युअस मैरिज विद अ मेल, यानी कि रिलेटेड मेल से उसकी मैरिज हुई है. एंड देन शी इज प्रोड्यूसिंग 4 चिल्ड्रेन. अब इस केस में बच्चे यहां पर हम देख के क्या बता सकते हैं ये कैसा पेडिग्री एनालिसिस है, कौन सी डिजीज यहां पर दी हुई है, क्योंकि यहां पर कैरियर फीमेल्स दी हुई हैं. कैरियर फीमेल का मतलब है ये डिजीज डेफिनेटली सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होगी. सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि डोमिनेंट बच्चे कभी भी कैरियर नहीं होगा. डोमिनेंट अलील है तो डिजीज है. रिसेसिव अगर एक अलील है तो मतलब कि वो कैरियर है. डिजीज के सिम्टम्स नहीं शो हो रहे हैं यहां पर. तो यानी हमारी फीमेल कैसी है? कैरियर है. एक्स कैपिटल ए, एक्स स्मॉल ए से इसको डिनोट कर सकते हैं. और जो मेल है शेडेड दिया हुआ है यानी मेल अफेक्टेड है, एक्स स्मॉल ए वाई. अब इनका प्यूनेट स्क्वायर बना के देखो बच्चों की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वैसे हमसे? क्वेश्चन हमें पूछ रहा है विद द हेल्प ऑफ द गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी of the birth of a child having no disease and being a carrier in F3 generation. यानी हमें बताना है बच्चा डिजीज भी नहीं है और बच्चों को कैरियर है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. सो लेट्स मेक अ क्रॉस, लेट्स मेक अ प्यूनेट स्क्वायर. मेल की अगर हम बात करें एक्स स्मॉल ए वाई, फीमेल की अगर हम बात करें एक्स कैपिटल ए, एक्स स्मॉल ए.
एक जो डॉटर होगी ये कैरियर है, एक जो डॉटर है वो अफेक्टेड है। सिमिलरली सन का देख लेते हैं हम, एक्स कैपिटल ए वाई, ये नॉर्मल सन है, एंड जो दूसरा सन होगा एक्स स्मॉल ए वाई, ये अफेक्टेड है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड यहां पर? 1 out of 4. And what is the probability of a carrier child? Again 1 out of 4. So correct answer क्या हो जाएगा यहां पर? दोनों का ही 1 out of 4 है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इजी तब लगेगा जब यू विल यूज द पेन एंड पेपर एंड यू विल ड्रॉ अ प्रॉपर प्यूनिट स्क्वायर। जब तक ये नहीं बनेगा आंसर नहीं आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन असर्शन रीजन। असर्शन कह रहे हैं यहां पर cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. Absolutely true. NCERT की लाइन है कि टेपेटम पॉलीप्लॉइड होता है, मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं इसके पास। रीजन कह रहा है presence of more than one nucleus in the tapetum increases the efficiency of nourishing the developing microspore mother cell. अब यहां पर बहुत बच्चे फंसे थे। टेपेटम के पास अगर बहुत सारे न्यूक्लियस है, पॉलीप्लॉइड कंडीशन है, तो क्या होगा उससे उसका प्रोटीन बनाने का एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बहुत ज्यादा प्रोटीन बनेगा तो उसकी नरिशिंग एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो रीजन इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ट्रू। बहुत ज्यादा न्यूक्लियस की वजह से नरिशिंग एफिशिएंसी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई। अगेन दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। यूज बिकॉज बिटवीन बोथ द स्टेटमेंट्स। See if because is making sense here. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus because ज्यादा nucleus से efficiency of nourishment improve हो रही है। Makes absolute sense. So assertion is true and the reason is the correct explanation of assertion. Option 1 is the correct answer. Next. Okay. How many of meiotic and mitotic divisions needed to occur for the development of mature female gametophyte? यानी एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट की बात हो रही है। एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इन एन एंजियोस्पर्म प्लांट। कितनी बार मियोसिस होगा, कितनी बार माइटोसिस होगा? यहां पर मेगास्पोरोजेनेसिस में पूछा है, हो सकता है 2026 में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पूछ लें। तो हमारे पास एक मेगास्पोर मदर सेल है, पहले वो मियोसिस 1 अंडरगो करता है, फिर मियोसिस 2 अंडरगो करता है टू फॉर्म मेगास्पोर टेट्राड। अब हमें जानते हैं अच्छे से, यहां पर 3 सेल्स डीजेनरेट हो जाएंगे, एक सेल बचेगा और उस एक सेल में 3 बार माइटोसिस होता है, जहां पर देयर इज ओनली कैरियोकाइनेसिस हैपनिंग, नो साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस एंड में होता है जिससे हमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है। सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, कितनी बार मियोसिस कितनी बार माइटोसिस होगा? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 आर जस्ट वन सिंगल मियोसिस, तो एक बार मियोसिस 3 बार माइटोसिस। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। यही सोचना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कितनी बार माइटोसिस और मियोसिस होता है। ओके, ये 2025 का मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। क्या है इसका आंसर? लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट हैज इंक्लोज्ड फिग वॉस्प्स। कोई भी फ्रूट नॉन वेजिटेरियन कैसे हो सकता है, पहली बात तो, और दूसरी बात ये फ्रूट है, इसको अगर हम खाएंगे इसके अंदर से जिंदा वॉस्प नहीं निकलने वाली है कुछ। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट, फिग वॉस्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये सही बात है। As fig wasp completes its life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig wasp. बहुत बच्चों को लगा ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। अगेन छोटी छोटी गलतियां यहां पर। सबसे पहला, फिग वॉस्प कंप्लीट नहीं करता है लाइफ साइकिल, उसका बस एक पार्ट है यहां पर जो हो रहा है। सेकेंडली, fig fruit does not get pollinated, it's the flower that's get pollinated. So any which way both the statements are absolutely false. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्टेटमेंट 1 and statement 2 क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम इकोलॉजी.
स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स। सही बात है, हमेशा एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल 1 टू ट्रॉफिक लेवल 2। सो ट्रू। इकोसिस्टम्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भाई बायोलॉजी हो तो क्या हुआ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉ यहां पर भी फॉलो होते हैं। सो एब्सोल्युटली फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। एंड अगेन एनसीईआरटी लाइन है ये, इकोसिस्टम्स आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बायोलॉजी है तो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लॉ फॉलो होंगे। नेक्स्ट, which of the following statements about Rubisco enzyme is true? It is active only in the dark. अरे माना कि Rubisco डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, पर क्या मतलब वो सिर्फ डार्क में काम करेगा? नहीं, इट इज एक्टिव बोथ इन डार्क एंड लाइट। सो गलत। इट हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा होता तो फोटो रेस्पिरेशन की समस्या ही नहीं होती। Rubisco has a higher affinity for CO2. It is an enzyme involved in the photolysis of water. Photolysis of water में ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है, या जिसको वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। फाइनली इट कैटलाइजेस कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ RuBP. That is the first step of C3 cycle, Calvin cycle. So this statement makes absolute sense. Option 4 is the only correct statement here. Next, read the following statements of plant growth and development. अब अगेन मैंने बोला इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन से आएगा। सो पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन्स। सही बात है, दैट्स ट्रू। पाइन एप्पल्स में ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी कराते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी इन्वॉल्व्ड इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। हमारे पास ऑक्सिन, जिबरेलिन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं और एबीए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। डी डिफरेंशिएशन यानी रिमूवल ऑफ डिफरेंशिएशन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर रीडिफरेंशिएशन, दैट इज अगेन डिफरेंशिएशन। अगेन ट्रू। अगर हमें रीडिफरेंशिएशन कराना है, इसका मतलब जो ऑलरेडी डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको रिमूव कराना है। सो पहले होगा डिफरेंशिएशन, देन होगा डी डिफरेंशिएशन एंड फिर होगा रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। एब्सिसिक एसिड ABA इज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। ऐसा होता तो इसको स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलते? इट इज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। फॉल्स। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ लैटरल बड्स। एपिकल डोमिनेंस यानी एपेक्स डोमिनेट कर रहा है, सो इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ एपिकल बड्स। ये भी फॉल्स। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चूज द ऑप्शंस विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं देखते हैं। ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी और ई बिल्कुल करेक्ट नहीं है। सो ए, बी एंड सी ओनली, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। डन। होगी बॉटनी इजी। अगेन माय टिप वुड बी रीड ईच एंड एवरी लाइन वेरी वेरी केयरफुली। एवरीथिंग इज गोइंग टू कम फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। ये जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ये सिर्फ और सिर्फ PYQs नहीं है। दिस विल एक्चुअली टेल यू किस टाइप के किस पैटर्न के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। और अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो 2026 बहुत इजी लगेगा और सारे क्वेश्चंस चुटकियों में सोल्व कर पाओगे। सो डू कमेंट आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ऑल द बेस्ट।